नमस्कार जनमानस और ई न्यूज़वा के खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस मिहिर और हमारे साथ ई न्यूज़वा के संपादक सुधांशु शेखर झा हैं। सुधांशु, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद। आज आज का हमारा मुद्दा है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। इससे पहले बिहार जी, की राजनीति दिल्ली से अब बिहार में शिफ्ट हो गई है। पूरे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति की चर्चा महाराष्ट्र में भी होने लगी है। आदित्य ठाकरे भी इसकी चर्चा करने लगे हैं। वहीं लालू यादव के एक बयान पर भी बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लालू यादव ने कह दिया कि हम लोगों के रहते हुए बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। ये पोस्ट पोल अलायंस या प्री पोल अलायंस होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जिस महागठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रहा है, क्या उसमें सब कुछ सामान्य है? सीटों को लेकर सिर्फ टोवल नहीं चल रहा है। इसी मुद्दे पर आज का हमारा ये खास पेशकश है। कैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव मिलकर महागठबंधन में 4-5 पार्टियों का समायोजन करके सीटों का बंटवारा करेंगे और कोई नाराज होकर पिछली बार की तरह छिटक कर भागेगा तो नहीं। क्या आपको सुधांशु लगता है क्या ये बहुत ही आसानी है लालू और तेजस्वी के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू यादव के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती जो बनकर सामने आई है वह है कांग्रेस। क्योंकि देखिए, कांग्रेस इस बार बेहद एग्रेसिव मोड में है और कांग्रेस इस बार किसी भी सूरत पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जैसा कि कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी यादव का बयान आया था, आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव ने जब सीटों के बंटवारे और गठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल करा गया था, तो उन्होंने यह कहा था कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव के लिए बना है और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर हम लोग मंथन करेंगे, उसके बाद चर्चा होगी। जी। तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी बयान आया था और तीखी टिप्पणी कांग्रेस की ओर से करा गया था कि कांग्रेस को कोई भी दल हल्के में ना लें। अगर आप हल्के में हमें लेंगे तो हम आपको उससे भी ज्यादा हल्के में लेंगे। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम लगातार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में 70 से अधिक सीटें हमें चाहिए और हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। ये है। हाँ, ये अगर महागठबंधन सबसे पहले 2005 में बना, 2015 में बना था, जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उस वक्त महागठबंधन में 3 ही पार्टी थी, एक जेडीयू, जी एक जी आरजेडी और एक कांग्रेस। उस वक्त जो सीटों का बंटवारा था काफ़ी आसान था। जेडीयू और आरजेडी बराबर बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस को 41 सीटें दी गई। उस समय चूंकि जी 3 जी ही पार्टी थे, ज़्यादा सिर फुटबॉल नहीं था, बीजेपी का डर था, मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और उनको बिहार में रोकना था। इसलिए सीटों का कंप्रोमाइज़ उस समय बहुत आसानी से हो गया। 101 आरजेडी, 101 जेडीयू और 41 सीट जो है उसके खाते में जी गई और रिजल्ट भी उसी के मुताबिक आया। जब आप जी देखेंगे जी कि उस वक्त 2015 का रिजल्ट देखेंगे तो जेडीयू के खाते में कितनी सीटें गई थी? जेडीयू के खाते में 71 सीटें गई थी जी और जी जी आरजेडी के खाते में 80 सीटें गई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जो जी जी 41 सीट पर कांग्रेस कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था ना, उस वक्त कांग्रेस के खाते में 27 सीट गई थी। तो सत्ताईस सीटें थी जी। सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था 2015 विधानसभा चुनाव में। उसी के आधार पर जी जी कांग्रेस ने 2020 विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग की और जो 41 सीट पर 2015 में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस लड़ी थी, वो 2020 में 70 जा पहुंची। लेकिन अभी जो लेकिन कांग्रेस को 20 कम तक भी सीटें काटा तो देने नहीं की पहुंचा। कांग्रेस को जो अभी कम सीटें देने की बात हो रही है 70 से, वो इसलिए कि स्ट्राइक रेट जो कांग्रेस का था वो बहुत कम था। 70 में मात्र 19 सीट कांग्रेस जीत पाई। इसलिए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट चूंकि अच्छा नहीं है, इसीलिए इस बार सीटें उसको कम मिलेंगी।
लेफ्ट पार्टियां जो पिछली बार थी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, तो उनको बढ़ाने का, उनको सीटें बढ़ाने की बात चल रही। और महागठबंधन में इस बार 2020 के अलावा दो नए खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। एक हैं जी आपको जी जी। मुकेश सहनी और दूसरे हैं चिराग के चाचा पारस। तो फिर इनको भी तो जी सीट देना है, इसलिए इन दोनों को तो लेकर सर, भी चर्चा चल रही है कि इनको कितनी सीटें देंगे, कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना है कि फिर आरजेडी को कॉम्प्रोमाइज करना है। मुकेश सहनी का बयान तो आप इसमें इसमें बराबर एक सुन ही चीज, रहे एक होंगे। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा सर। कांग्रेस तो इस बार कह रही है ना कि हम पिछले विधानसभा के स्ट्राइक रेट पर बात नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो हमारा स्ट्राइक रहा है 9 में से 3, हमको उस स्तर से सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में दिया जाए, क्योंकि लोकसभा में स्ट्राइक रेट हमारा बेहतर है। कांग्रेस का ये मानना है। हाँ, कांग्रेस तो इस बार आरजेडी के लिए सरदर्द हो ही जाएगा। और देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड में अपने सहयोगियों को अच्छे तरीके से सीट दिया पिछली बार, इस बार आरजेडी अड़ गया था कि नहीं हम, मुझे सीट चाहिए ही, कांग्रेस भी अड़ गया था। जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का खुद का स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन वहाँ चूंकि उनको, हेमंत हाँ हाँ। सोरेन को पता था कि अगर इनको नाराज कर देंगे, कोई छिटक जाएंगे, तो फिर हमारा बना बनाया जो फील्ड है वो टूट जाएगा, बना बनाया जो है हमारा, फिर सत्ता से हम दूर रह जाएंगे। तो वहाँ कंप्रोमाइज हेमंत सोरेन ने किया और फिर सबको मनाया जो जिस तरह से चाहती थी। पिछली बार आरजेडी ने एक ही सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसे बढ़ गया। और फिर कांग्रेस इसी तो तरह एक सेकंड, बिहार में भी आरजेडी को अगर सत्ता में आना है तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। एक सेकंड सर रोकना चाहेंगे। आप जो बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, जैसा जैसा कि आपने हेमंत सोरेन की चर्चा छेड़ी, तो मुझे एक बात याद आई। हेमंत सोरेन ने भी तो इस बार कह दिया है ना जेएमएम में कि जितने भी बॉर्डर इलाके के सीटें हैं, उन सीटों पर इस बार जेएमएम भी तो बिहार विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने को तैयार है ना। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख पा रहे हैं। हाँ, अब ये सब चर्चा करेंगे। इससे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। 2015 की तो हम लोगों ने बात कर ली कि 2015 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और उसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा, कितना सीट जीता। अब 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यतः 3 थे, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की 3 पार्टियां थी। उनको अलग अलग सीटें दी गई, उन्होंने, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। तो आरजेडी अकेले 144 सीट पे चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी। 75 पे लौट जीत के आई। हाँ, कांग्रेस को 70 सीटें दी गई चुनाव लड़ने के लिए। सीपीआई एमएल तीसरे सबसे बड़े दल थे महागठबंधन में, उन्हें 19 सीटें दी गई। सीपीआई के खाते में 6 सीटें आई और सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें गई। जो इसको रिजल्ट में इसको देखेंगे तो आरजेडी 75 सीटें जीत कर आई, कांग्रेस के खाते में 19 गई। सीपीआईएमएल जो 19 सीट पर चुनाव लड़ा था उसके खाते में 12 सीटें गई, और सीपीआई और सीपीआईएम ये दोनों को 2-2 सीटें मिली। तो लेफ्ट का जो स्ट्राइक रेट है पिछली बार बहुत ही अच्छा रहा, आरजेडी से भी और कांग्रेस से भी। इसलिए लेफ्ट चुपचाप है, वो कह रहा है मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं सीट दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी लेफ्ट के 2 कैंडिडेट जीते हैं, ठीक है, जबकि उनको 5 सीट दी गई थी, सबसे कम। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ी, 4 सीट पर जीती। कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ी, 3 सीट पे जीती। लेफ्ट की पार्टियां 5 सीट पर चुनाव लड़ी और 2 पर चुनाव जीती। तो उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा ही है। वो कह रहे हैं लेफ्ट के नेता, बहुत अच्छा कहेंगे, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट इस हिसाब से तो बहुत शानदार है। लेफ्ट के नेताओं में ये चीजें हैं कि वो मीडिया में बयानबाजी कम करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करेंगे कभी तो वो साफ साफ कहेंगे कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है तो मेरे सीट में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो जब वो बातचीत के टेबल पे जाएंगे तो अपनी बातें रखेंगे। और ये तो पिछले साल की बात है, अब 2020 की। लेकिन 2025 में जो चुनाव होना है, 2020 से परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार बीजेपी को रोकना है तो आरजेडी को बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि
अभी देखे बिल्कुल होंगे बिल्कुल कि चिराग पासवान के चाचा ने उनसे एक बार लालू उनसे मिलने गए थे, फिर चिराग पासवान के चाचा उनसे मिलने गए थे तेजस्वी से उनके बराबरी आवास पर। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मामला क्लियर है, फिट हो गया है और उनसे बातचीत हो गई है, आधिकारिक अनाउंसमेंट की घोषणा होनी बाकी है। लेकिन 2 दिन पहले जो पारस का पशुपति पारस जी का बयान आया है कि हम बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यह साफ संकेत दे रहा है कि वो जितनी सीटें चाह रहे हैं उतनी सीटें तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं है। सर एक सेकंड रोकना चाहेंगे कि ये एक अहम रोल जो है इस बार गठबंधन में आप अगर बात करेंगे तो मुकेश सहनी जो हमेशा तेजस्वी यादव के हमसाया बनकर साथ साथ खड़े रहते हैं, तो उन्होंने भी तो आरजेडी को टेंशन में डाल दिया। उन्होंने भी तो कह दिया कि हमें 40 सीटें चाहिए, आप लोग तैयार हो जाइए। यानी इस बार जो है मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़वाएंगे, इस तरीके का बयानबाजी उनकी ओर से आया है। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव 40 सीट देने की स्थिति में है क्या इस बार? मुकेश सहनी का अभी क्या है, मुकेश सहनी पर भी हम लोग एक दिन बैठेंगे और मुकेश सहनी के पूरे इतिहास पर चर्चा करेंगे, किस चुनाव में किसके साथ रहे और उनका इतिहास रहा है इस बार इस चुनाव में इसके साथ, तो अगले बार वो इस पर भी चर्चा करेंगे कब कब वो छिटके किसके साथ गए। लेकिन अभी जिस विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी वो 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अगर उनको आरजेडी हाँ 40 सीट देगी तो वो खुद चुनाव का कितनी सीटों पर लड़ पाएगी। और डिप्टी सीएम की बात कर रहे 40 हैं उसको दे देगी या 70 से ज्यादा कांग्रेस को चाहिए, हाँ, तो फिर इधर लेफ्ट फिर और पशुपति आरजेडी चाचा को किधर भी जाएगी चाहिए, फिर? पशुपति चाचा को भी तो सीटें चाहिए, उनको भी चाहिए, तो फिर आरजेडी के हाँ हाथ में हाँ क्या आएगा। और पिछली बार आप याद करिए 2015 के विधानसभा चुनाव में किस परिस्थिति में मुकेश सहनी आरजेडी से अलग हुआ था। सीटों के बंटवारे का अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी भी मौजूद थे। और जब मुकेश जी सीटों का जी ऐलान हो रहा था तो मुकेश सहनी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोड़कर मुकेश सहनी भाग गए। उस समय मुकेश सहनी बोल रहे थे कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है, मुझे 25 सीटों का कहा गया था और डिप्टी सीएम, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मसला चल रहा है। हालांकि बाद में मीडिया में ये चर्चा आई कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे वैसे ही अमित शाह का फ़ोन आ गया और वो वहाँ से उठ के चले गए। खैर जो भी हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही वो एनडीए वहाँ महागठबंधन टूट गया था। और इस बार वो जी 25 जी नहीं 40 की डिमांड कर रहे हैं। क्या उनका जनाधार में कोई बढ़ोतरी हो गया है या वो बहुत काम कर लिए में फील्ड में मेहनत कर लिए हैं और उनको अधिक सीट चाहिए। ये मुकेश सहनी उनके लिए सिरदर्द होंगे। मुकेश सहनी जो 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं वो न सिर्फ तेजस्वी यादव को बता रहे हैं बल्कि एनडीए को भी बता रहे हैं, भाई हम तो जो सीट लेंगे सो लेंगे ही, अगर हम आपके साथ आएंगे तो हाँ हमको हाँ। डिप्टी सीएम भी चाहिए। लेकिन जनाधार के आधार पर ये तो कहीं नहीं, इससे भी नहीं लगता कि एनडीए में उनको पूछा भी जाएगा नहीं, एनडीए से बातचीत चल तो रही 40 सीट को है, लेकर। समय समय पे एनडीए उनको ये कह रहा है आप बहुत आगे, एनडीए की तरफ से उनको संकेत दिया गया है कि आप पर मंथन चल रहा है, आप महागठबंधन में बहुत आगे तक नहीं जाइएगा, बहुत आगे तक जाने से पहले एक बार संपर्क कर लीजिएगा। मतलब वहाँ से भी उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर 10 से 12 सीट, लेकिन एनडीए 40 सीट तो नहीं देगी ना सर 10 से बीजेपी 12 को। सीट काफ़ी है, 10 से 12 सीट जो है बहुत से बहुत। बहुत 15, हाँ। और जो जानकारी सर हमें मिली थी उसके अनुसार ये था कि पशुपति पारस जी को भी लालू यादव जो है वह चिराग पासवान अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए पशुपति पारस को 10 सीटों, हार्डली 10 सीटों पर बातचीत जो है चल रही थी आरजेडी की ओर से। लेकिन शायद अब लगता है कि पशुपति जी नहीं माने और अब वो बगावत को तैयार है। अब पूरे विधानसभा, नहीं, सारे विधानसभा सीटों पर वो चुनाव। पशुपति पारस गेम कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं। पशुपति पारस को चुनाव लड़ना है मात्र 5 सीट पर, उनकी तैयारी 5 सीट पर है। उनके कैंडिडेट जो हैं सो 5 सीट पर लगे हुए हैं और वो चुन लिए हैं कि हमको 5 सीट, इंटरनल चीज़ें बता रहे हैं, 5 सीटों पर जो है जी सो जी वो तैयारी कर रहे हैं।
अगर 5 सीट लालू देंगे तो वो लालू के साथ चले जाएंगे, और 5 सीट अगर मोदी देंगे तो वो मोदी के साथ चले जाएंगे। उनको वो अपने दिमाग में सेट कर लिए हैं, कार्यकर्ताओं को बता दिए हैं, कार्यकर्ता उनके 5 सीट पर फोकस किए हैं, उन 5 जगहों पर उनके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं 5 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। इधर बाकी इधर जो मीडिया में बयान दे रहे हैं वो सब सारा प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो 5 सीट उनको अगर एनडीए दे देगा तो एनडीए के साथ चले जाएंगे, और 5 सीट अगर वही पशुपति जी एनडीए में जाएंगे सर। जिस तरीके से चिराग पासवान से उनके रिश्ते हैं, जिस तरीके का उनका संबंध बन गया है अब दोनों के बीच, तो आपको लगता है कि वहां चिराग पासवान बैठे हैं तो पशुपति जी का एनडीए में दाल गलने देंगे? जी बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई सोच सकता था कि लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ेंगे, मायावती और अखिलेश एक साथ चुनाव लड़ेगा, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए ये अगर बात बन जाती है 5 सीट देने को राजी हैं अगर मोदी, तो वो पशुपति चाचा इनके साथ हैं। अगर 5 सीट देंगे बड़े भैया लालू यादव तो उनके साथ हैं। तो मामला साफ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो मिला जुलाकर यह कह सकते हैं आप, सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में घमासान होना जो है वह तय है। घमासान चल ही रहा है सुधांशु। तय क्या है, घमासान चल ही रहा है। आप देख रहे हैं कि लालू से मिले पारस, वो कह रहे हैं 243 सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है 70 से कम पे तो मानेंगे नहीं, इधर सहनी कह रहे हैं 40 प्लस डिप्टी सीएम। तो घमासान तो चल ही रहा है। लेकिन एक एनडीए की बात करें तो एनडीए में सिर्फ मांझी ही जो है पब्लिक फोरम में कह रहे हैं सीटों को लेकर, लेकिन बाकी एनडीए का जितना दल है वो साइलेंट है सीटों को लेकर। जो सीटों को लेकर सिर्फ टॉवेल हो रहा है वो सिर्फ महागठबंधन में चल रहा है, और इसको मेंटेन करना, इसको बना के रखना, इस पर सबों को, सारी पार्टियों को खुश करके रखना लालू और तेजस्वी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और जितनी ही इसको गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, बहुत मैन्युटली काम करेंगे, इस पर सबको मनाएंगे और पार्टी में नाराजगी नहीं होगा किसी पार्टी में, तभी आगे तेजस्वी यादव के भविष्य पर कुछ, मुख्यमंत्री बनने पर कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन अगर इस तरह से घमासान चलता रहेगा तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत आसान चीफ मिनिस्टर बनना नहीं होगा। सुधांशु जी वाइंड अप या कुछ कहना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए बस इतना ही मुझे वाइंड अप कर रहे हैं सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही मुझे और मानस जी को दीजिए इजाजत, और आप ई न्यूज़वा और जनमानस को लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप सभी के साथ हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे किसी ना किसी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।